class 12th physics board exam. Question paper solution and discussion. We are going to start the discussion with 2025. As you know, बहुत सारे कोड होते हैं, तो ये पहला ही पेपर है. इसका डिस्कशन, इसका सॉल्यूशन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में कई सेक्शन होते हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई. सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एमसीक्यू होते हैं. सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं. और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले 7 क्वेश्चन होते हैं. और सेक्शन डी थोड़ा टफ माना जाता है, केस स्टडी होता है, 2 आते हैं केस स्टडी. और सेक्शन ई में अगर बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं. अच्छी बात ये रहती है कि हर एक में चॉइस होती है, या तो आप 31 कर लो या 31 डैश कर लो, 32 कर लो या 32 डैश कर लो, ऐसे ही 32 कर लो या 33 डैश कर लो. तो यहाँ से आपको 15 नंबर मिलेंगे और यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेंगे, यहाँ से 21 नंबर मिलेंगे और यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे और यहाँ से 16 नंबर मिलेंगे. कुल मिला के इस प्रकार से आपको टोटल 80 नंबर मिलेंगे अगर आप सारा कुछ करते हैं. तो नहीं करते हैं तो 0 भी मिल सकते हैं. बाकी इस पेपर में अगर ख़ास बात अगर करें तो वो ये कि न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. डेरिवेशन पर विशेष ध्यान इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उसको सेपरेटली डिस्कस किया जा चुका है. टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट रहिए, आपको वो वाला जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, सब कुछ बता दिया जाएगा जहाँ पर सेपरेटली इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस कराए गए हैं. बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं और मोस्टली हर वही डेरिवेशन बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको डिस्कस करा लिया गया है. आप उसको ज़रूर गो थ्रू करिएगा. मेजर स्कोरिंग पार्ट वहीं से आपका कवर हो जाएगा. बाकी कंसेप्चुअल लैग जो है, इस तरह का जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वहाँ से आपको मिलेगा. तो कंसेप्चुअल लैग अगर कवर करना है तो बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखते रहिए. सेक्शन 1 यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपके एमसीक्यू आ रहे हैं. ये रहा पहला एमसीक्यू. ये है आपका क्वेश्चन और ये है ऑप्शन और ये है आंसर. क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं. यहाँ पर कहा गया है कि एक फिगर है, फिगर शोज वेरिएशन कूलम फोर्स का 1/r² के साथ में. और एक बार बात करी गई है Q2 और Q3 के बीच में लगने वाला कोलम्बिक फोर्स और एक बार Q1 और Q2 के बीच में. तो Q1 Q2 के बीच में जब बात हो रही है कोलम्बिक फोर्स की, तो 1/r² के साथ वेरिएशन कुछ इस प्रकार से आया. और जब Q2 Q3 के पॉइंट से बात करी, Q2 और Q3 के बीच में लगने वाले कोलम्बिक फोर्स की बात करी, तो F का 1/r² से वेरिएशन कुछ इस प्रकार से आया. तो आपने यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 के मैग्नीट्यूड या यू कैन से वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, कम ज़्यादा कौन होगा. और बताया ये गया है कि Q2 जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, वो पॉजिटिव है. ऐसा इसलिए लिया गया ताकि क्वेश्चन आसान रहे, या नेगेटिव करते तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता. साथ ही साथ कह रहे हैं Q2 तो लीस्ट है, ये आपका Q2 जो है पॉजिटिव है और लीस्ट है. मतलब Q1 और Q3 बस यही 2 लोग हैं जिनको हमें जानना है कि बड़ा है अगर Q2 से तो कौन कितना. चलिए यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं. कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 /r². यहाँ से आपको ये क्लियरिटी आ रही है कि F जो है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें r² के साथ जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो तो अभी आप एक काम करो, इसी एक्सप्रेशन से कह सकते हो F = 1/r² होगा. तो F और 1/r² के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ है ज़्यादा इंक्लाइंड है और यहाँ पे जो ग्राफ है कम इंक्लाइंड है. तो ये जो आपका F = 1/r² यहाँ से दिख रहा है, इसमें ये वाला जो सेगमेंट है K Q1 Q2, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको डिलीट कर दीजिए. यहाँ पर जो स्लोप है, मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है, वो K Q1 Q2 के बराबर है, वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है. तो स्लोप आपका जहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ ज़्यादा होगा. Q1 Q2 यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है ज़्यादा होगा कंपेयर टू Q2 × Q3 का प्रोडक्ट. और Q2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, रीज़न बीइंग ये पॉजिटिव है, Q1 Q3 से ज़्यादा आ गया है.
और Q2 तो पहले ही कहा गया था कि लीस्ट है, तो फाइनल पैटर्न 1 3 2 बन करके आ रहा है डिक्रीजिंग पैटर्न में अगर बात करें। और इंक्रीजिंग में बात करें तो Q2 एंड देन इसके बाद में आपका उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा Q3 और उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा Q1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फर्दर, ये रहा आपका नेक्स्ट सेकंड नंबर। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट रहिए और पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें कहते हैं कि दो वायर हैं आपके पास में, सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल के होने की वजह से आप यहाँ पर कहोगे कि इनकी जो डेंसिटी होगी, रजिस्टिविटी जो होगी, मटेरियलिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कांस्टेंट होगा। रजिस्टिविटी हमने कांस्टेंट लिख दिया। फिर कह रहे हैं द वायर क्यू, जो दूसरा वाला वायर है, ट्वाइस एज डाया एंड हाफ द लेंथ। क्यू के बारे में अगर कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ट्वाइस है डायमीटर, तो डायमीटर डी ऑफ क्यू इज़ डबल दैट डायमीटर ऑफ पी। इसके बाद फिर कह रहे हैं हाफ है। क्या हाफ है? लेंथ हाफ है। तो लेंथ ऑफ द क्यू ये आपका लेंथ ऑफ पी से आधा है। और फिर कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पी, ये जो आर है पी का, ये आर के बराबर लेट कर लिया है मैंने, तो बताना ये है कि आर रेजिस्टेंस क्यू का कितना होगा। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आप चाहें तो कर ले खुद से, फार्मूला सोचें कौन सा लग जाएगा। ऐसा फार्मूला ढूंढो जो रेजिस्टेंस का हो और जिसमें ये सारे लोग आते हों, लाइक लेंथ, डायमीटर, रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फार्मूला याद आएगा वही लग जाएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, बशर्ते आप जो एरिया है उसको पाई आर स्क्वायर रख लीजिएगा और आर जो है इसे आप डी बाई टू, डायमीटर का हाफ रख लीजिएगा। तो आर यानी कि रेजिस्टेंस ये आ जाएगा 4 रो एल डिवाइडेड बाई डी, डायमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको और इसको कट कर दीजिए क्योंकि दोनों ही केसेस में ये बराबर हैं। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई डी स्क्वायर आ गया और यहाँ से आप बोलेंगे आर पी अपॉन आर क्यू विल बी इक्वल टू एल पी अपॉन एल क्यू एंड डिवाइडेड बाई डी पी अपॉन डी क्यू, ऐसा कहा जा सकता है। स्क्वायर कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बताई गई हैं वैल्यूज़, जैसे कि कहा गया है कि P का जो रेजिस्टेंस है ये R है, तो मैंने इसे R ले लिया। Q का रेजिस्टेंस निकालना है और लेंथ Q की, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं P की आधी है, इसकी जगह आप LP बाई 2 रख दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद डायमीटर जो Q का है वो 2 है, तो यहाँ 2 DP रखेंगे तो ये 1/2 आएगा और इसका स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर करिए, ये आपका 8 आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे जब आप, तो आर क्यू आपका आर डिवाइड बाई 8 आएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक करंट कैरिंग वायर है और उसकी लेंथ बताई है और उसमें कितना करंट है ये भी बताया है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है इन्होंने और पूछते हैं बताओ फोर्स कितना लगेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट फार्मूला याद रहेगा तो बात बनेगी। यहाँ पर एफ वेक्टर विल बी आई एल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर। वैल्यू पुट करें आप तो आई क्वेश्चन में बताया है 0.5 एम्पियर है और एल यानी कि लेंथ, लेकिन वेक्टर में है तो लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये तो मैग्नीट्यूड है, 10⁻⁻² हो गया, ये आपने मीटर में लिया। डायरेक्शन यहाँ पर बताई है इन्होंने, ये यहाँ पे बताई है इन्होंने, आई कैप ले लिया जाएगा। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये इन्होंने जो बताई है एज इट इज़ आपको यहाँ से पिक कर लेनी है और इसके बाजू में रख देनी है। अब आपको इसके बाद इसको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, बट ध्यान रखें आप अननेसेसरी यहाँ पर वो डिटर्मिनेंट वगैरह बना के जो आप करते हैं वो ना कीजिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यूनिट को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकती है। सब कुछ हम चूँकि एसआई यूनिट में अभी कर रहे हैं तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। मिली को हम चेंज करेंगे, 10⁻³ लिखेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ आएगा और यहाँ पर अब ये मिली टेस्ला नॉर्मली टेस्ला हो जाएगा। आप इसे नहीं भी लिखें तो चलेगा। एफ वेक्टर फ्रॉम हियर विल बी 0.5 × 10⁻, दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद में रिमेनिंग आप ब्रैकेट में करें आई कैप मल्टीप्लाइड बाई 0.4 जे कैप, फिर 0.6 के कैप, राइट।
अब आप फर्दर सॉल्व कर लें इसे। यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻⁻5, इसके बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे इसको आई कैप को इसके साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 0.4, ये पहले लिखा जाएगा। देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट आई कैप मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, इसके बाद में फिर आपका ये 0.6 लिख लिया जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 एंड देन आई कैप मल्टीप्लाइड बाई के कैप। ये आपका हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻5। आई क्रॉस जे ये तो पता ही होगा आपको, के होता है दरअसल आई जे के, ऐसे आप कई बार लिख लो तो पता चलेगा आई और जे का क्रॉस के होता है, या जे और के का क्रॉस आई होता है, या के और आई का क्रॉस जे होता है। यहाँ आई क्रॉस के लिखा है, अगर के क्रॉस आई लिखा होता तो जे होता, लेकिन लिखा नहीं है, सो जे नहीं माइनस जे होगा। ये आ जाएगा 0.6 माइनस जे कैप। अब आप इस सिचुएशन में हैं कि आंसर के करीब लगभग पहुंच गए हैं, बशर्ते ध्यान दो ये जो ये पूछ रहे हैं ये माइक्रो न्यूटन आ रहा है और हम जो निकाल रहे हैं एसआई यूनिट में निकाल रहे हैं। एसआई यूनिट मतलब न्यूटन में हमारा आंसर आएगा। न्यूटन को माइक्रो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब ये आपका मिला करके 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5 देन इसके बाद में 0.4 के कैप एंड देन इसके बाद में माइनस 0.6 जे कैप। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 जे कैप आ जाएगा। फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2 के कैप हो जाएगा। जे कैप वाला जो कंपोनेंट है वो माइनस में आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, -3 जे कैप एंड +2 के कैप। आप चेक करिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑन योर स्क्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन की थीम ये है कि हमारे पास में एक कॉइल है और वो कॉइल पहले से मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। यहाँ पर हमने ये कॉइल बनाई है और ये कॉइल अभी जहाँ पर है वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर इस कॉइल को ऐसी जगह ले गए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी नॉट ज़ीरो है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा और यहाँ पे फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स अगर आप देखें तो चेंज हुआ है और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो हम सारे ही लोग जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे ने यही बताया था कि मैग्नीट्यूड वाइज ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो चेंज इन फ्लक्स जो होता है के बराबर नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। और अब हम यहाँ पे E को लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर। V बराबर आई आर होता है तो E बराबर आई आर हो जाएगा। और I को लिखेंगे हम dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब dt को dt से कैंसिल करिए, d फाई आपका r dq आ जाएगा, या यू कैन से जो dq है वो d∅ अपॉन r आ जाएगा। रिकमेंडेड ये है कि आप इसे स्टार मार्क करें, सीधे यूज़ करने की हैबिट डालें। अब यहाँ पर आपको निकालना है dq, चार्ज इंड्यूस, और अरेंजमेंट क्वेश्चन में किया गया है d∅ को निकालने के वास्ते, तो d∅ निकालें और यहाँ पुट करें, आंसर आ जाएगा। d∅ कैसे निकलेगा, यहाँ तो आपका फ्लक्स नॉट जीरो, फ्लक्स जीरो है और यहाँ फ्लक्स कितना होगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका B इंटू ए। ये फ्लक्स होता अगर एक लूप होती कॉइल में, यू कैन से एक ही टर्न होता तो, बट यहाँ पर बहुत सारे हैं तो ये NBA के बराबर का फ्लक्स आफ्टर ऑल एसोसिएट हो जाएगा आपकी कॉइल के साथ में। तो NBA फाइनल फ्लक्स है, 0 इनिशियल फ्लक्स है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो चेंज आ जाएगा। आपका फॉर्मूला रेडी है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की देरी है। N ये रहा, B आपका यहाँ पे 90 है, यूनिट चेंज कर लेना, ये मैं कर देता हूँ 90 इंटू 10⁻⁻3 एंड इसके बाद में आप n की वैल्यू को 100 रख दें और एरिया क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बताया होगा, ये बता दिया है 0.055 इंटू 10⁻⁻2 आप कर सकते हो। इसके बाद में r की जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में बताई है 1.5 है और इसके बाद कैलकुलेशन है जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है कहानी को। कैलकुलेशन मुझे नहीं यहाँ पर बताना है, इंटेंशन नहीं है मेरा इतना कुछ खास,
तो आप नहीं कर पाओ तो पूछ लेना, सेपरेटली पूछ लेना। फिलहाल आंसर आ जाएगा। वेरीफाई एक मैंने किया है, अभी नहीं पहले किया था। अगर नहीं आता है तो पूछना, बी ऑप्शन आएगा 0.30। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एयर फील्ड कॉइल या इंडक्टेंस बनाना है, सोलेनाइड से बनाना है। उसका एल बताया है क्वेश्चन में, इंडक्टेंस बता रहे हैं 0.016 है, ऐसा यूनिट में ही है। और लेंथ बता दी है इन्होंने, लेंथ 0.81 है। और रेडियस बताई है 0.02 है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखने पड़ेंगे ये पूछा जा रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला याद आए तब बात बनेगी। फॉर्मूला लिख दें आपकी स्क्रीन पे, एल का। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है, सोलेनाइड का है, और होता है फॉर्मूला इसका म्यू नॉट एन स्क्वायर। इतना ही नहीं होता है, इसके आगे ए इंटू एल भी होता है, या यू कैन से इंटू वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम आप चाहो तो कर सकते हो ए इंटू एल। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये गिवन है, और ये गिवन है, और ये गिवन है, और ये गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दैट ये निकाला जा सकता है, बट बी केयरफुल, ये जो स्मॉल एन है ये नहीं पूछा है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा है, कैपिटल एन पूछा है। ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या कोई अंतर है? स्मॉल एन होता है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। इसे आप यहाँ रख दो तो एक नया फॉर्मूला निकल कर के आएगा। यहाँ पर जो निकल के आएगा दैट विल बी एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो, देन इसके बाद में बड़े वाले एन का स्क्वायर एंड देन ए बाई एल। इस फॉर्मूले में 0.016 एल का वैल्यू होगा। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रट के जाना है हमें इसे। तो एन का वैल्यू पूछा है और ए का वैल्यू 0.02 नहीं रखेंगे, ये तो रेडियस है। आपको कैलकुलेशन यहाँ पर तगड़ी मिलने वाली है। 0.02 आर का वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया जा रहा है। पाई देन ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। एरिया की जगह पे पाई देन आर का स्क्वायर कर लिया गया है, और डिवाइड बाई अब एल कर लेंगे। डिवाइड बाई एल कर लेंगे तो एल है 0.81। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में मैं एक हल्की सी हिंट दे दूँ। आप यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व ना करिएगा, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में एन स्क्वायर नहीं निकालना है, एन निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट लेना होगा। तो स्क्वायर रूट लेना होगा तो 16 और 81 का अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जा रहे हो तो ये आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट करना है, एन स्क्वायर नहीं एन निकालना है। तो ऐसे टर्म्स रखने होंगे अपने एक्सप्रेशन में जिनका स्क्वायर रूट ईजिली हो। 16 आसानी से समझ आता है, 4 हो जाएगा, 81 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली अप्रोच करोगे तो पाओगे आंसर आ रहा है 9000 डिवाइड बाई पाई, और पाई की वैल्यू अगर 3.14 रख के सॉल्व करोगे फाइनली यू विल गेट 2866, यानी कि ऑप्शन बी फाइनली करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। रिलेटिवली इजी है यह क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया है कि सर्किट जो है उसमें एसी सोर्स अप्लाई किया है, वे नॉट साइन ओमेगा टी, और ड्यू टू दैट हुआ क्या है कि इतनी करंट ड्रिवन है, और बताना है कि सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होगा। फॉर्मूला आपको सीधे अप्लाई करना है एवरेज पावर के लिए। ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, या कॉस फाई की जगह आप पी एफ भी लिख सकते हैं। पी एफ का मतलब होता है पावर फैक्टर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वी आर एम एस की। वो क्वेश्चन में कहाँ से पता चल रहा है? ये जो पावर सोर्स गिवन है इसके जो पहले लिखा है वी नॉट, ये है आपकी पीक वैल्यू। इसी पीक वैल्यू में अगर हम √2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वी आर एम एस मिल जाता है। सिमिलरली आई नॉट में अगर हम √2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको आर एम एस वैल्यू मिल जाता है आई का। और अब सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर मिल जाता है डी ऑप्शन 6 का डी, I naught V naught by 2 cos phi. Now we have next one, question number 7.